गैस का दाम इतना बढ़ गया। सप्लायर ने आज डिलीवरी ही रोक दी, तो अब खाना कैसे बनेगा? गैस सिलेंडर की कीमत ने पूरे घर की रसोई रोक दी थी। 500 लोगों की बारात दरवाजे पर खड़ी थी और ठाकुर साहब की इज्जत बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाली थी। घर के मर्द परेशान, औरतें रो रही थीं, कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक बहू चुपचाप आगे बढ़ी। उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब दंग रह गए। जब बारात ने खाना खाया तो हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था। कमाल का भोजन है। दिल से बना है तभी इतना स्वाद है। लेकिन आखिर उस बहू ने ऐसा क्या किया? सिर्फ 4 घंटे बचे थे बारात आने में। आंगन में टेंट लग चुका था, दरवाजे पर झालरें चमक रही थीं, द्वार पर बांस का मंडप खड़ा था, लेकिन पिछवाड़े बने बड़े अस्थाई रसोई घर में मातम पसरा था। 3-3 बड़े गैस चूल्हे सजे हुए थे, देगचियां मांजकर चमका दी गई थीं, मसाले पीसकर रख दिए गए थे, सब्जियां कट चुकी थीं, चावल धुल चुके थे, मिठाई का सामान एक तरफ ढेर था, पर एक भी बर्नर में आग नहीं थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? बारात आने वाली है और अभी तक एक भी चूल्हा क्यों नहीं जला? बाबूजी, मतलब खत्म, नौकर ने पसीना पोंछते हुए कहा। बाबूजी, वो चारों बड़ा सिलेंडर सब खाली है। जो 2 रिजर्व था वो भी अभी खोल के देखे तो उसमें भी दम नहीं है। सप्लायर का फोन बंद है, शहर से गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं। रघुबीर सिंह जैसे पत्थर हो गए। अरे पगला गए हो सब? अरे पगला गए हो सब? आज मेरी बिटिया सुगी की शादी है, 4 घंटे में बारात आ जाएगी और तुम कह रहे हो कि गैस नहीं है? बड़ा बेटा मनोज बोला। बाबूजी, मैंने बेगूसराय, बछोरा, टेकर सब जगह फोन लगाया, लेकिन कोई भी गैस देने के लिए रेडी नहीं है। सब जगह शादी सीन चल रहा है। क्या गैस नहीं है? शादी ब्याह का सीजन है, कोई एक सिलेंडर देने को भी तैयार नहीं। जो है वो लोग अपना खुद का कार्यक्रम छोड़कर नहीं भेजेंगे। हे भगवान! रघुबीर सिंह दोनों हाथ सिर पर रखकर वहीं पड़ी कुर्सी पर धंस गए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पूरा खानदान आएगा। समधी लोग पटना से चल चुके हैं और यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा है। लोग कहेंगे रघुबीर सिंह बेटी ब्याह रहा था और रसोई में धुआं तक नहीं उठा। दूसरी ओर से सास सावित्री देवी आंखों में आंसू भरकर बोली, अब का होगा जी, इतने लोग हैं, गांव भर की नजर लगी है इस शादी पर। रघुबीर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, का होगा? बेइज्जती होगी। और का होगा? मेरी पगड़ी नीलाम हो जाएगी आज। तभी भीतरी ओसारे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, बाबूजी, अगर इजाजत दें तो खाना बन सकता है। सबकी नजर एक साथ मुड़ी। वह घर की बड़ी बहू थी, फूलमती। सब उसे फूलो कहते थे। पीली सूती साड़ी में, माथे पर हल्का पसीना, आंखों में घबराहट नहीं, दृढ़ता थी। वह मूल की रहने वाली थी, सारण जिले के दिगवारा के पास बसे छोटे से गांव महुआ टोला की। मनोज झल्लाकर बोला, फूलो, तुम बीच में मत बोलो, यहाँ खेल नहीं हो रहा है। फूलो ने शांत स्वर में कहा, नहीं है तभी बोल रही हूँ भैया, राशन सब मौजूद है, मसाला, चावल, आटा, दाल, सब्जी, तेल, घी सब घर में है। बस आग नहीं है। आग गैस से ही थोड़े ना निकलती है। पिछवाड़े वाली बथान के पास खाली जगह है, वहां अभी 3 बड़े मिट्टी के चूल्हे बन सकते हैं। आम और शीशम की सूखी लकड़ी खलिहान में पड़ी है। भूसा, उपला, फूंकनी सब है। अगर अभी से शुरू करें तो बारात के बैठने से पहले नाश्ता और फेरे तक मेन कोर्स तैयार हो जाएगा। रघुबीर सिंह ने जैसे जहर खा लिया हो, ऐसे उसकी तरफ देखा। तू पगला गए? ठाकुर घराने की बहू मिट्टी का चूल्हा सुलगाएगी, लकड़ी झोंकेगी? लकड़ी झोंकेगी। गांव भर में ढिंढोरा पिटवाना है कि रघुबीर सिंह के यहाँ गैस खत्म हो गई तो बहू देहातिन बनकर धुआं फांकने बैठ गई। फूलों ने सिर झुकाया पर आवाज नहीं कांपी। देहातिन हूं बाबूजी, इसमें शर्म की कौन बात है? मेरे बाबूजी के घर में आज भी शादी ब्याह में 100-100, 200 लोगों का खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता है। मैंने बचपन से देखा है, खुद बनाया है। बस घर की औरतों और कुछ लड़कों की मदद मिल जाए, बस। रघुबीर सिंह गरज पड़े, बस जुबान बना, मेरी बहू चूल्हा नहीं फूंकेगी। हम बारातियों से माफी मांग लेंगे, लेकिन घर की औरतों को रसोई के धुएं में नहीं झोंकेंगे। फूलों ने पहली बार सीधा उनकी आंखों में देखा। माफी मांग लेंगे? आंगन में सन्नाटा पसर गया। वह आगे बढ़ी, बाबूजी, जब द्वार पर बारात बैठी रहेगी, खाना नहीं मिलेगा, लोग ताना मारेंगे, समधी जी मुंह फेर लेंगे, तब माफी से इज्जत लौट आएगी। छोटी बबूनी की डोली बिना मान सम्मान उठेगी।
उस ताने के साथ वो जिंदगी काट पाएगी? मनोज बोला, बहू बात मत बढ़ाओ, बाबूजी पहले से परेशान हैं। बात मैं नहीं बढ़ा रही भैया, फूलो बोली। संकट बढ़ चुका है, 4 घंटे बचे हैं, समय हाथ से निकल रहा है। ये वक्त उसूल बचाने का नहीं, घर बचाने का है। रघुबीर सिंह की आंखें लाल हो गईं। मेरे उसूलों पर ज्ञान मत दे, बड़ी मुश्किल से इस घर की हैसियत बनाई है। किसी को नहीं बताया कि मेरी बहू गंडक किनारे वाले गांव से आई है, जहां लोग आज भी लकड़ी पर रोटी सेंकते हैं। मैंने सबको कहा कि बड़े घर की बेटी है, और आज तू। मैंने सबको कहा कि बड़े घर की बेटी है, आज तू मेरे झूठ को सच कर देगी। लोग देखेंगे कि ठाकुर साहब की बहू मिट्टी सानकर चूल्हा बना रही है। फूलों का चेहरा तमतमा उठा, मगर आवाज अब भी काबू में थी। तो झूठी शान बचाने के लिए सच्ची इज्जत डुबो दीजिए बाबूजी। बेटी की शादी है, भोज नहीं बनेगा। लोग गांव गांव कहेंगे कि रघुबीर सिंह के यहां बारात भूखी चली गई। तब कोई नहीं पूछेगा आपकी बहू कहां की है, सब यही कहेंगे कि घर संभालना नहीं आया। सास सावित्री देवी रो पड़ी, अरे तुम दोनों झगड़ो मत, भगवान के लिए कोई रास्ता निकालो। मनोज ने फूलों का हाथ पकड़ना चाहा। चलो अंदर, बाबूजी को और गुस्सा मत दिलाओ। फूलों ने हाथ छुड़ा लिया। मैं अंदर चली जाऊं और यहाँ सुग्गी की शादी उजड़ती रहे? नहीं भैया, मैं छोटी दीदी को रोते नहीं देख सकती। फूलो, रघुबीर सिंह दहाड़े। फूलो, अगर तूने उस खाली जगह पर एक मुट्ठी मिट्टी भी डाली ना, तो याद रखना इस घर में तेरे लिए जगह नहीं बचगी। अगर तूने उस खाली जगह पर एक मुट्ठी मिट्टी भी डाली ना, तो याद रखना इस घर में तेरे लिए जगह नहीं बचेगी। फूलों ने बिना पीछे हटे कहा, अगर मैंने चूल्हा नहीं जलाया तो इस घर की इज्जत नहीं बचेगी। मनोज फुसफुसाया, तुम बाबूजी को नहीं जानती, वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। तुम बाबूजी को नहीं जानती, वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। फूलों की आंखें भर आईं, पर स्वर पहले से भी मजबूत था। मैं अपने बाबूजी को जानती हूँ भैया, उन्होंने बाद में डूबते खेत बचाए हैं, सूखे में लकड़ी बटोरे हैं। मिट्टी का चूल्हा मेरे लिए बेइज्जती नहीं, आज उसी सहारे से ये घर बचेगा। मैं अपने बाबूजी को जानती हूँ भैया, उन्होंने बाढ़ में डूबते खेत बचाए हैं, सूखे में लकड़ी बटोरी है, धुएं में आंख लाल करके हम 5 भाई बहनों को खिलाया है। रघुबीर सिंह ने मनोज पर चिल्लाकर कहा, ऐसे कमरे में बंद कर दे, अभी क्या अभी। ठीक है, अगर यही हुक्म है तो बंद कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब समधी जी पूछेंगे कि खाना कहाँ कि घर में आटा डालें, कहिएगा कि घर में हिम्मत नहीं थी। रघुबीर सिंह ने हाथ उठाया जैसे थप्पड़ मार देंगे, मगर सावित्री देवी बीच में आ गई। रुक जाइए जी, फूलों को भीतर वाले कमरे में भेज दिया गया। बाहर अफरा तफरी मची रही। फोन पर फोन गए, गाड़ियों के लिए लोग दौड़े, पर कोई राहत नहीं मिली। समय बीत रहा था। करीब आधे घंटे बाद मनोज कमरे के बाहर आया। अंदर से धीमी आवाज आई, भैया एक बात पूछूं? अब क्या? अगर गैस आ जाए तो अच्छा है, तो नहीं आए तो क्या सच में बारात को बिना खिलाए भेज दोगे? मनोज चुप रहा। तो क्या सचमुच बारात को बिना खिलाए भेज दोगे? फूलों ने पूछा। मनोज ने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में हार थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बाहर आंगन में सिर पकड़कर बैठे हैं। सुग्गी रो रो कर बेहाल है। मैं किसी का सामना नहीं कर पा रहा। फूलो धीरे से बाहर निकली। तो फिर रास्ता मुझे चुनने दीजिए। तुम जिद मत करो फूलो, ये जिद नहीं है, ये आखिरी उपाय है। वह तेजी से पिछवाड़े की ओर बढ़ी। वहां मिट्टी का ढेर, टूटे पुराने ईंट, भूसा और गोबर की खाद पड़ी थी। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और हाथ से मिट्टी समेटकर गोलाई बनाने लगी। मनोज हक्का बक्का रह गया। अरे तुम सच में चूल्हा बना रही हो? 3 नहीं 4 बनेंगे, फूलों ने कहा। एक पर दाल चढ़ेगी, एक पर सब्जी, एक पर पूड़ी कचौड़ी का कड़ाहा, एक पर खीर और चाशनी। लकड़ी पतली अलग करना, मोटी अलग। भूसा भी लाओ जल्दी। बाबूजी ने देख लिया तो कह देना उनके घर की इज्जत बचाने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं। फूलों ने उसकी ओर घूम कर देखा। आप भाई हैं सुग्गी दीदी के कि बस बेटे हैं बाबूजी के? फैसला कर लीजिए। मनोज के होंठ सूख गए। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, क्या क्या करना है? फूलों ने पहली बार हल्की राहत की सांस ली। पहले 5 लड़कों को बुलाइए, जो टेंट वाला, बिजली वाला, मिस्त्री का छोकरा, सब मिल जाएं। ईंट जमाइए, बड़े भगोने धोइए, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी है तो भागिए। थोड़ी ही देर में पिछवाड़े का दृश्य बदलने लगा। 4 बड़े मिट्टी के चूल्हे आकार लेने लगे। सूखी लकड़ियां लाई गईं, बांस के टुकड़े फाड़े गए। एक लड़का फूंकनी बना रहा था, दूसरे देगची ढो रहे थे। तभी सावित्री देवी पहुंची।
अरे डैया रे बहू, सच में आग जलाने चली है? अरे दैया रे बहू, सच में आग जलाने चली है? फूलों ने हाथ जोड़ दिए। मां जी, डांट लीजिए बाद में, अभी बस इतना कीजिए कि मसालों की थालियां यहीं भिजवा दीजिए। सावित्री देवी घबरा गईं। अगर तुम्हारे बाबूजी देख लेंगे तो कहर टूट पड़ेगा। कहर बाहर खड़ी बारात लाएगी मां जी, फूलो बोली। अगर खाना नहीं बना। इसी बीच सामने के द्वार से शोर उठा। कोई दौड़ता आया। बाबूजी, बारात वाले फोन किए, बोले लोग निकल चुके हैं, रास्ता साफ है। हो सकता है समय से पहले पहुंच जाए। समय से पहले? हो सकता है समय से पहले पहुंच जाएं। रघुबीर सिंह जैसे बिजली खा गए। समय से पहले? उन्हीं की नजर अचानक पिछवाड़े की ओर गई। धुएं की पहली पतली रेखा उठी थी। ये धुआं, वह लाठी टेकते हुए तेजी से उधर बढ़े और वहां जो देखा उसे देखकर उनका खून खौल उठा। मनोज, ये सब क्या तमाशा है? बाबूजी, वाह, तू चुप रहे। वाह, कितनी हिम्मत! मेरे जेते जी मेरे घर को देहाती बथान बना दिया। फूलों मिट्टी के चूल्हे में सूखी लकड़ी सुलगा रही थी। मनोज खुद झुककर हवा दे रहा था। दो नौकर बड़े भगोने रख रहे थे। मनोज! रघुबीर सिंह गरजे। ये सब क्या तमाशा है? मनोज सकपका गया। बाबूजी, वो मैं। तू चुप रहा। उनकी आंखें फूलों पर टिक गईं। तुझमें इतनी हिम्मत? मेरे जीते जी मेरे घर को देहाती बथान बना दिया? फूलों ने लकड़ी सीधी की, फिर उठकर उनके सामने आ गई। बाबूजी, समय नहीं है। 4 घंटे भी अब पूरे नहीं बचे। आग बुझा। नहीं बुझाऊंगी। मैं कहता हूं बुझा। आज अगर यह आग बुझी, फूलो बोली, तो सुग्गी दीदी की किस्मत बुझ जाएगी। रघुबीर सिंह ने लाठी उठाई। बहुत बोलने लगी है तू। मनोज बीच में आ गया। बाबूजी, मारिए मत। लेकिन फूलो नहीं हटी। वह खौलते तेल के खाली कड़ाहे के पास जाकर खड़ी हो गई। मार लीजिए, लेकिन पहले यह सोच लीजिए, अगर मैं हट गई तो खाना बंद हो जाएगा। अगर खाना बंद हुआ तो बारात बैठे बैठे ताना मारेगी। अगर ताना शुरू हुआ तो आपकी पगड़ी वैसे भी नहीं बचेगी। और अगर आपने हाथ उठाया तो समधी जी को क्या बताएंगे कि गैस नहीं थी इसलिए बहू को पीट दिया। रघुबीर सिंह के हाथ हवा में कांपते रह गए। तू मुझे धमका रही है? नहीं, फूलो बोली, आपको गिरने से बचा रही हूं। आग बुझा। नहीं बुझाऊंगी। आज अगर ये आग बुझी तो सुग्गी दीदी की किस्मत बुझ जाएगी। बहुत बोलने लगे तू। बाबूजी, मारी मत। आज के दिन ये सब देखना लिखा था। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, आज के दिन ये सब देखना लिखा था? फूलों ने मुड़कर कहा, मां जी रोइए मत। देखिए, ये मसाला पिसा है। अदरक लहसुन का लेप यहीं चाहिए। बड़ी देगची में चना दाल डालिए, दूसरी में आलू चना की सब्जी होगी। पनीर कम है तो मटर पनीर के साथ कद्दू की मसालेदार सब्जी भी बना देंगे। बिहारी शादी है, लोग स्वाद याद रखते हैं, नाम नहीं। रघुबीर सिंह तिलमिलाकर बोले, मुझे नहीं चाहिए तेरी अक्ल। ठाकुर के घर की बहू धुएं में काली हो जाएगी। फूलों ने जवाब दिया, काली मैं हो जाऊंगी बाबूजी, पर आज आपकी इज्जत उजली हो जाएगी। उसी समय भीतर से सुग्गी की सहेलियां रोती हुई आईं। अब तो लुट गए। बारात गांव के बाहर पहुंच गई। कोई नहीं लुटेगा। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुनिए, पहले रघुबीर लड़ाई सिंह की टांगें जैसे जवाब दे गईं। अब तो लुट गए हम। फूलों ने तेज आवाज में कहा, कोई नहीं लुटेगा। भैया सुनिए, पहले कढ़ाई चढ़ाइए, बेसन घोलो, प्याज आलू पालक सब काटो। बारात आते ही गरम पकौड़ी जाएगी। 5 मिनट में पहला नाश्ता निकलना चाहिए। मां जी, इमली की चटनी है, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना। सावित्री देवी अचंभित होकर उसे देखने लगी। है तो बस आज घर की औरतें रोएंगी नहीं, काम करेंगी। रघुबीर सिंह ने कड़वाहट से कहा, घर की औरतें मतलब? फूलो सीधी होकर खड़ी हुई। मां जी अकेली नहीं संभालेंगी। ताई जी, काकी, चाची सबको बुलाइए। कोई लोई बनाएगा, कोई बेलन चलाएगा, कोई मसाला भुनेगा, कोई चावल देखेगा। गांव के घर में शादी है, अकेला कोई नहीं संभालता। चुप! रघुबीर सिंह गरजे। मेरे घर की औरतें आंगन से बाहर निकलकर भट्टी के पास नहीं आएंगी। फूलों ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तो फिर आपके घर की इज्जत भी भट्टी तक नहीं पहुंचेगी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उधर द्वार पर शहनाई की आवाज सुनाई देने लगी थी। बारात सचमुच आ चुकी थी। ढोल, नगाड़ा, पटाखा, हंसी, स्वागत की आवाजें। मगर उधर रसोई में मौत जैसा तनाव। मनोज भागता हुआ आया। फूलो, समधी जी उतर गए हैं, पूछ रहे हैं नाश्ता कहाँ है। फूलों ने पहले खेप की पकौड़ियां छनते देखी। ये लो, तुरंत भेजो, कह देना।
कहिए, स्पेशल स्वागत के लिए गरम गरम गाँव वाला नाश्ता बना रहा था। सिर्फ पकौड़ी? पहले भूख रोको, फिर खाना जाएगा। विशेष स्वागत के लिए गरम गरम गांव वाला नाश्ता बन रहा था, इसलिए थोड़ी देर हुई। सिर्फ पकौड़ी? पहले भूख रोको, फिर खाना जाएगा। मनोज थाल लेकर भागा। रघुबीर सिंह अब भी गुस्से, शर्म और डर के बीच फंसे खड़े थे। तभी फूलो उनके पास आई। बाबूजी, अभी भी समय है, आप द्वार पर जाइए, मुस्कुराकर स्वागत कीजिए, यहां मुझे संभालने दीजिए। तू मुझे हुक्म देगी? नहीं, उसने धीरे से कहा, आपको सहारा दे रही हूं। रघुबीर सिंह कुछ बोले नहीं। उधर पकौड़ियों की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। चूल्हे का धुआं ऊपर उठते हुए जैसे संकट को धकेल रहा था। बड़ी देगची में दाल उबलने लगी, दूसरी में मसाले में आलू चना छनकने लगे, तीसरे चूल्हे पर घी में जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची तड़क उठी। सावित्री देवी अब तक डर रही थीं, मगर बहू के हाथ देखकर उनके भीतर की मां जाग चुकी थी। बहू, मैं आटा सान देती हूं। मांझी, आप लोई बनाइए। तभी घर की बड़ी ताई आई। क्या सच में खाना यहीं बन रहा है? फूलों ने बिना रुके कहा, हाँ ताई जी, और अगर अभी आप बेलन नहीं उठाएंगी तो गांव भर में हंसी बनेगी। ताई ने एक पल रघुबीर सिंह की दिशा में देखा, फिर अपनी सोने की चूड़ियां उतारकर खटिया पर रख दी। दे बहू, आटा किधर है? बस जैसे बांध टूट गया। काकी आई। मैं मसाला भूनूंगी, चाची बोली। रायता हम बना देंगे, मंझली बुआ ने पल्लू कसकर कहा। पूड़ी बेलना हमको आता है। सावित्री देवी की आंखों में नया साहस उतर आया। आज बेटी की शादी है, जो होगा देखा जाएगा। बहू, बता क्या करना है? फूलों के हाथ और तेज चलने लगे। मां जी, कद्दू में चीनी नहीं, गुड़ डालिएगा, बिहारी खुशबू आएगी। ताई जी, पूड़ी मोटी मत बेलिए। काकी, नमक संभाल के। चाची, दही में भुना जीरा डालिए, और कोई 2 औरतें खीर पर लगाइए। इसी बीच मनोज हांफता हुआ लौटा। अरे अरे, कमाल हो गया। क्या हुआ? सबने एक साथ पूछा। समधी जी बोले, पकौड़ी का स्वाद तो कमाल का है। कह रहे हैं ऐसे खस्ता पकौड़े उन्होंने बरसों पहले सिर्फ एक जगह खाए थे, सोनपुर मेले के रास्ते किसी गांव की शादी में। अभी और चढ़ाओ, पहला प्रभाव अच्छा गया है। समधी जी बोल रहे हैं उनसे मिलना चाहते हैं। फूलों ने बस इतना कहा, अभी और चढ़ाओ, पहला प्रभाव अच्छा गया है। लेकिन मनोज का चेहरा फिर उतर गया। समधी जी कह रहे हैं कि जिस हाथ ने नाश्ता बनाया है उससे मिलना है। सन्नाटा। रघुबीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा। मनोज घबरा कर बोला, बाबूजी, वो लोग खुद इधर ही चले आ रहे हैं। हे भगवान, सावित्री देवी के मुंह से निकला। बहू, तू किसी ओंठ में छिप जा, बाकी औरतें भी हट जाओ। फूलों ने चूल्हे में लकड़ी सरकाई। मैं क्यों छिपूं? क्योंकि अगर समधी जी ने देख लिया कि ठाकुर साहब के घर की बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है तो। फूलों ने बात काट दी। तो सच देख लेंगे, उससे बड़ा अपमान क्या होगा जो भूखी बारात से होता। तभी पीछे से आवाज आई, अरे रघुबीर जी, इधर क्या राज छिपा रखा है? समधी जी आ चुके थे। उनका नाम था विनोद नारायण चौधरी, पटना के कारोबारी, मगर जड़ से बिहार के ही आदमी। साथ में 2-3 रिश्तेदार और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग। रघुबीर सिंह हड़बड़ा गए। नहीं समधी जी, आप उधर चलिए, यहां बस तैयारी। विनोद बाबू की नजर सीधे चूल्हों पर गई। धुआं उठ रहा था, देगचियां खौल रही थीं, और बीच में फूलों, माथे पर पसीना, हाथ में कलछी, सूती साड़ी में आग के सामने खड़ी थी। अरे! विनोद बाबू ठिठक गए। अरे, ये तो आपकी बहू है ना? वो बात दरअसल। प्रणाम समधी जी। हाँ, खाना मैं ही बना रही हूँ। ये तो आपकी बहू है ना? रघुबीर सिंह के होंठ सूख गए। वो बात दरअसल। फूलों ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। प्रणाम समधी जी। हाँ, खाना मैं ही बना रही हूं। रघुबीर सिंह लगभग गिरते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए समधी जी। गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा संकट हो गया। सप्लायर ने धोखा दे दिया, मैं सोचा सब संभाल जाएगा, लेकिन गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा संकट हो गया। सप्लायर धोखा दे गया। मैंने सोचा था सब संभल जाएगा, लेकिन विनोद बाबू ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने देगची की तरफ देखा, फिर पक रही सब्जी की खुशबू सूंघी, फिर फूलों को गौर से देखा। तुम कहां की हो बेटी? सारण, महुआ टोला गांव की। और खाना बनाना कहां सीखी?
फूलों की आंखें चमक उठी। अपने बाबूजी से। हमारे यहाँ शादी ब्याह, छठ, भोज सब मिट्टी के चूल्हे पर होता है। गैस खत्म हो गई तो लगा कि आग का रास्ता बंद थोड़े हो गया है। एक पल का सन्नाटा। रघुबीर सिंह का सिर झुका हुआ था। मैं झूठा निकला समधी जी। मैंने आपसे बहू के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही। मुझे लगा था खानदान की इज्जत। विनोद बाबू अचानक हंस पड़े। रघुबीर जी, इज्जत? सब चौंक गए। विनोद बाबू आगे बढ़े, चूल्हे के पास पहुंचे और बोले, इज्जत तो अभी इस बहू ने बचाई है, आपने नहीं। मैं भी बाहर का आदमी हूं। मेरे पिता बख्तियारपुर स्टेशन पर लिट्टी बेचते थे। आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, लेकिन मेहनत की आंच कैसी होती है मैं नहीं भूला। पर मेहनत की आंच कैसी होती है यह नहीं भूला। जिस घर की बहू संकट में रोती नहीं, चूल्हा गढ़ती है, उस घर की नींव बहुत मजबूत होती है। रघुबीर सिंह अवाक रह गए। विनोद बाबू ने पकती दाल की ओर देखते हुए कहा, और सच कहूं, इस धुएं की खुशबू गैस से बने खाने में कहां। आज तो मजा आ जाएगा। बेटी, पहला कौर मैं तेरे हाथ का ही खाऊंगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मनोज ने पहली बार राहत की सांस ली। घर की औरतों के चेहरे पर थरथराता डर धीरे धीरे गर्व में बदल गया। फूलों ने झुककर कहा, समधी जी, बस दुआ कीजिए कि खाना समय पर पूरा हो जाए। पूरा होगा, विनोद बाबू बोले, और अगर जरूरत हो तो हमारे बारात के 2 रसोइये भी भेज देता हूं मदद को, लेकिन आज कमान तेरे हाथ में रहेगी। रघुबीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। बहू? फूलों ने उनकी ओर देखा, पर हाथ काम से नहीं रुके। बाबूजी, अभी भावुक होने का समय नहीं है। पूड़ी की दूसरी खेप निकालनी है। आसपास हल्की हंसी फैल गई। तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। रघुबीर सिंह धीमे धीमे आगे आए। उनकी आवाज भर्रा रही थी। मुझे माफ कर दे बेटो। मैंने तेरे गांव, तेरे संस्कार, तेरे हुनर को छोटा समझा है। मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तेरे गांव, तेरे संस्कार, तेरे हुनर सबको छोटा समझा। मुझे लगता रहा कि रेशमी साड़ी, गैस चूल्हा और शहर का दिखावा ही इज्जत है। आज तूने मिट्टी और लकड़ी से मेरी झूठी शान का घमंड जला दिया। फूलों ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, बस घर की बेटी की शादी बचाई है। रघुबीर सिंह ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, तूने सिर्फ शादी नहीं बचाई, तूने इस घर को बचाया। मैं जिसे गांव की बहू कहकर छिपाना चाहता था, वही आज मेरे माथे का मान बन गई। सावित्री देवी बोली, अब बहुत हुआ। सब लोग अपने अपने काम पर लगो। बहू अकेली नहीं है। विनोद बाबू हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा समधिन जी। अरे भाई, हम लोग भी हाथ बता देंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। बारातियों में खबर फैल चुकी थी कि रसोई में संकट हुआ था, मगर घर की बहू ने मिट्टी के चूल्हे पर मोर्चा संभाल लिया। लोग देखने नहीं, सराहने लगे। कुछ बुजुर्ग बोले, असली घर वहीं जहां बहू बेटियां संकट में दीवार बन जाएं। धीरे धीरे पकौड़ी, चटनी, मीठा दही बाहर जाने लगा। फिर बड़े भगोनों में दाल, आलू चना, मटर पनीर, कद्दू की मिठास भरी सब्जी, जीरा चावल, खीर, पूड़ी, कचौड़ी सब तैयार होने लगा। धुआं, आग, पसीना, हंसी, आदेश, भागदौड़ सब मिलकर जैसे एक युद्ध जीत रहे थे। फेरे होने तक पूरा भोज सज चुका था। जब पत्तलें बिछी और बारातियों ने खाना शुरू किया तो तारीफ की आवाजें द्वार से लेकर पिछवाड़े तक आने लगी। वाह, ऐसा स्वाद! कद्दू में तो कमाल है। दाल में धुएं की खुशबू आ रही है। पूड़ी गरम गरम है। सुग्गी की विदाई के समय माहौल भावुक था, लेकिन अब शर्म नहीं, मान था। रघुबीर सिंह ने सबके सामने अपनी पगड़ी उतारी और फूलों की ओर बढ़ा दी। इसे आज तू संभाल ले बेटी, ये तेरे कारण सिर पर बनी रही। फूलों घबरा गई। ऐसा मत कीजिए बाबूजी। क्यों ना करूं? आज मुझे समझ आया है कि पगड़ी सिर पर कपड़े से नहीं टिकती, घर की औरतों के साहस से टिकती है। तूने मेरी बेटी की लाज रखी, मेरे समधी का मान रखा, मेरी झूठी अकड़ तोड़ी। अगर आज तू मिट्टी का चूल्हा ना जलाती तो मेरी इज्जत सच में राख हो जाती। मनोज आगे आया। उसकी आंखें शर्म से झुकी थीं। फूलो, मैं डर गया था। मैं बाबूजी के गुस्से से, लोगों की बातों से, सबसे डर गया था। लेकिन तू नहीं डरी। मैं पति होकर भी तेरे साथ तुरंत नहीं खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दो। फूलो हल्का सा मुस्कुराई। माफी बाद में, अभी रोटियां सेंकनी बाकी हैं। सब हंस पड़े। तभी विनोद बाबू बोले, रघुबीर जी, एक बात कहूं? रघुबीर जी, एक बात कहूं?
जिस घर की बहू ऐसी हो वहां बेटियों की विदाई रोकर नहीं है। आज आपकी बहू ने साबित कर दिया कि बिहार की मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती है। गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा संकट हो गया। सप्लायर धोखा दे गया। मैंने सोचा था सब संभल जाएगा, लेकिन विनोद बाबू ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने देगची की तरफ देखा, फिर पक रही सब्जी की खुशबू सूंघी, फिर फूलों को गौर से देखा। तुम कहाँ की हो बेटी? सारण, महुआ टोला गांव की। और खाना बनाना कहाँ सीखी? फूलों की आंखें चमक उठी। अपने बाबूजी से। हमारे यहाँ शादी ब्याह, छठ, भोज सब मिट्टी के चूल्हे पर होता है। गैस खत्म हो गई तो लगा कि आग का रास्ता बंद थोड़े हो गया है। एक पल का सन्नाटा। रघुबीर सिंह का सिर झुका हुआ था। मैं झूठा निकला समधी जी। मैंने आपसे बहू के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही। मुझे लगा था खानदान की इज्जत। विनोद बाबू अचानक हंस पड़े। रघुबीर जी, इज्जत? सब चौंक गए। विनोद बाबू आगे बढ़े, चूल्हे के पास पहुंचे और बोले, इज्जत तो अभी इस बहू ने बचाई है, आपने नहीं। कि कई बार गैस के खाली सिलेंडर घर की औकात खोल देते हैं, पर मिट्टी का चूल्हा घर की असली ताकत दिखा देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है,